एक स्प्लिट स्क्रीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ 60 साल पुराने राजनीतिक परिवार का एक बहुत बड़ा दिग्गज मुख्यमंत्री अपनी ही सबसे सुरक्षित सीट कोलाथोर से करीब 9,000 वोटों से चुनाव हार जाता है। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ बिना किसी स्पष्ट विचारधारा या बिना किसी मैनिफेस्टो वाला एक सिनेमाई सुपरस्टार जिसने सिर्फ 24 महीने पहले अपनी पार्टी बनाई थी, वो अचानक 105 से 108 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाता है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखो, आज 10 मई 2026 का दिन है और तमिलनाडु में कुछ ऐसा ही आश्चर्यजनक सियासी भूचाल सचमुच में घट चुका है। बिल्कुल। थलापति विजय आज चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले रहे हैं। उनकी पार्टी तमिलगा वित्रि कसाखम, जिसे आमतौर पर टीवीके कहा जा रहा है, उसने पहले ही हल्ले में 108 सीटें जीत ली हैं और उस मजबूत द्रविडियन आशियाने को ढा दिया है जिसके बारे में सोचा जाता था कि वहां किसी तीसरे विकल्प के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये आंकड़े सच में आम चुनावी गणित के हिसाब से हैरान करने वाले हैं। MK स्टालिन का अपनी ही सीट हार जाना और एक नई पार्टी का सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरना, ये एक ऐसी घटना है जिसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। वही तो। पिछले 60 सालों से तमिलनाडु की सियासत सिर्फ दो ध्रुवों यानी DMK और AIADMK के आसपास घूमती थी ना। सही कहा। और जब एक नया चेहरा जो कल तक सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर अपनी हीरो इमेज के लिए जाना जाता था, वो सत्ता के बिल्कुल शिखर पर पहुंच जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा सामाजिक और सियासी टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा था। एक ऐसा शिफ्ट जिसे पुरानी पार्टियां भांपने में पूरी तरह नाकामयाब रहीं। इसीलिए आज की इस गहरी पड़ताल का मकसद उन्हीं टेक्टोनिक शिफ्ट्स को ध्यान से समझना है। आमतौर पर चुनावी विश्लेषण सिर्फ सीटों की गिनती और हार जीत के आंकड़ों तक महदूद रह जाते हैं ना। हाँ, पर आज हम उन आंकड़ों के पीछे की इंसानी कहानियों, उन रणनीतियों जिन्होंने ये नामुमकिन सा लगने वाला बदलाव किया, उस पर बात करेंगे। और सबसे जरूरी बात, एक आम नागरिक के लिए इस नए सियासी दौर के असली मायने क्या हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल जो किसी की भी जहन में आएगा, वो उस विचारधारा या आइडियोलॉजी को लेकर है जिसके बिना आमतौर पर कोई भी बड़ी सियासी जीत हासिल नहीं की जा सकती। बिल्कुल। एक फिल्म स्टार जिसके पार्टी का गठन फरवरी 2024 में हुआ हो और जिसके पास अपना कोई पक्का ऐतिहासिक आइडियोलॉजिकल रोड मैप ना हो, उसने एक ऐसे स्टेट में जीत कैसे हासिल की जो पूरे देश में अपने मजबूत द्रविडियन मॉडल और विचारधारा के लिए जाना जाता है? इसका जवाब शायद टीवीके की एक बहुत ही सटीक और सोची समझी रणनीति में छुपा है, जिसे हम ब्लैंक कैनवस या कोरे कागज की अप्रोच कह सकते हैं। सही पकड़ा आपने। देखिए, द्रविडियन पॉलिटिक्स का पुराना मॉडल मुख्यतः दो चीजों पर खड़ा था: भाषा का आक्रामक गर्व, यानी तमिल भाषा को लेकर एक रक्षात्मक रुख, और ब्राह्मण विरोधी सामाजिक न्याय का सिद्धांत। पर विजय ने क्या किया? उन्होंने इस पुराने मॉडल की उस आक्रामक भाषणबाजी और कट्टरता को छोड़ दिया और सिर्फ उसके प्रतीकों को अपनाया। हाँ, उन्होंने अंबेडकर और पेरियार के प्रतीकों का इस्तेमाल इस तरह किया कि जनता को ये पैगाम जाए कि वो सामाजिक न्याय के विरोधी नहीं है, पर साथ ही वो उस पुरानी थका देने वाली बहस का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते थे। अच्छा, तो उन्होंने उस कोरे कागज को खाली छोड़ दिया ताकि स्टेट के यूथ, फर्स्ट टाइम वोटर्स और महिलाएं जो पुराने पॉलिटिकल सिस्टम से पक चुके थे, वो विजय में अपनी खुद की उम्मीदों और आकांक्षाओं को देख सकें। वही तो। उनकी पार्टी का चुनावी निशान सीटी यानी विसल था, और इस विसल वेव ने सीधे तौर पर उन तबकों को जोड़ा जो नएपन की तलाश में थे। लेकिन सिर्फ एक नया और साफ चेहरा होना या एक कोरा कागज पेश कर देना किसी को 108 सीटें थोड़ी जिता सकता है। एक तरह से देखा जाए तो ये जनता द्वारा एक नए और अनुभवहीन नेता पर ब्लैंक चेक साइन करने जैसा है। सही बात है। सियासत में ग्राउंड नेटवर्क और बूथ लेवल मैनेजमेंट के बिना कितनी भी बड़ी लहर हो, वो वोटों में तब्दील नहीं होती। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक सिनेमी स्टार स्ट्रक जज्बात की लहर नहीं थी, बल्कि पुरानी पार्टियों द्वारा छोड़े गए खालीपन और एक बहुत ही शातिर बैकरूम प्लानिंग का नतीजा थी। अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें तो ये अचानक से उपजी हुई कामयाबी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रशांत किशोर जैसे मशहूर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की सलाह और उनकी तैयार की गई जमीनी रणनीति का बहुत बड़ा हाथ है। भले ही वो औपचारिक तौर पर सामने ना हो, पर कैंपेन का स्ट्रक्चर देखें, मैसेजेस का सटीक होना देखें और रिसोर्स एलोकेशन, ये सब एक प्रोफेशनल इलेक्शन मशीनरी की तरह काम कर रहा था। और एक और बड़ा मैकेनिज्म जिसे समझना जरूरी है, वो है एंटी इनकम्बेंसी का माहौल,
जिसे दरअसल किसी और ने तैयार किया था। हाँ, पिछले कुछ सालों में खासकर अन्नामलाई जैसे बीजेपी नेताओं के आक्रामक अभियानों ने डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार, परिवारवाद और प्रशासनिक चूक को जनता के सामने नंगा कर दिया था। उन्होंने स्टेट में एक गुस्से और नाराजगी की फसल बो दी थी। पर आइडियोलॉजिकल मिसमैचेस की वजह से वो गुस्सा उन पार्टियों को वोट नहीं दिला सका। वही सबसे दिलचस्प बात है। इस फिनोमेना को सियासी हलकों में एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी से समझाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि विजय ने दरअसल अन्नामलाई द्वारा तैयार किया गया डिनर चुराया और उसकी बिरयानी बनाकर परोस दी। वाह, क्या बात है। यानी जो जमीन पुरानी पार्टियों के विरोध में किसी और ने जोती थी, विजय ने अपने यूथ अपील और पहले से तैयार ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करके उसकी फसल काट ली। और उस ऑर्गेनाइजेशन का स्केलेटन कोई रातों रात नहीं बना था। अगर हम 2021 के लोकल बॉडी इलेक्शंस के दौर को देखें तो वहां विजय के फैन क्लब्स ने एक स्लीपर पॉलिटिकल सेल की तरह काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा, वो सिर्फ फिल्मों के टिकट नहीं बांट रहे थे? नहीं, वो ग्राउंड पर आकर लोकल मुद्दे उठा रहे थे और रिलीफ वर्क कर रहे थे। एक तरह से उन्होंने उस मैकेनिज्म की टेस्टिंग कर ली थी कि फैन फॉलोइंग को बूथ लेवल तक कैसे मोबिलाइज किया जाता है। जब टीवी के बनी तो वो नेटवर्क एक्टिव मोड में आकर एक पूर्ण चुनावी मशीन बन गया। पर देखो, चुनावी मशीनरी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसके सामने एक न एक दिन ऐसा इम्तिहान आता है जहां सिर्फ डेटा और स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। सितंबर 2025 में करूर में जो टीवीके की मेगा रैली हुई थी, वहां का मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बहुत ही दर्दनाक था वो। उस भगदड़ में 41 मासूम लोगों की जान जाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर एक नई पार्टी के लिए एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर है। वो एक ऐसा प्रशासनिक और जज्बाती क्राइसिस था जहां लग रहा था कि टीवीके का सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। एक मेगा रैली का क्राउड कंट्रोल करना अनुभव और कड़ी प्रशासनिक ग्रिप की मांग करता है, जो एक नई पार्टी के पास अमूमन नहीं होती। पर इस पूरी ट्रेजेडी में उस प्रशासनिक चूक से बड़ा मुद्दा था एक नेता का संकट के समय में आचरण। शुरुआती 3 दिनों तक विजय की बिल्कुल चुप्पी और उनका प्राइवेट जेट से चेन्नई वापस आना, इस पर जोरदार आलोचना हुई थी। हाँ, आम जनता को लगा होगा कि क्या एक आलीशान जिंदगी जीने वाला सुपरस्टार कभी उनके जमीनी दर्द को महसूस कर पाएगा? ये किसी भी आम राजनीतिक फ्रेमवर्क में एक सेल्फ सबोटाजिंग कदम माना जाता है। वही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जिसका पॉलिटिकल अवेयरनेस और शिक्षा का स्तर देश में सबसे बेहतर माना जाता है। वहां के लोग मुद्दों पर सवाल करते हैं। तो आखिर वहां की जनता ने 41 मौतों की इतनी भयानक प्रशासनिक चूक के बाद एक नेता को माफ कैसे कर दिया, जबकि यही जनता भ्रष्टाचार पर पुरानी पार्टियों को बेरहमी से सजा देती आई है? इस माफी के पीछे जनता की साइकोलॉजी समझनी होगी। यहाँ हमें उस लाइन को देखना होगा जो जनता नियत और काबिलियत के बीच खींचती है। जब विजय बाद में उन पीड़ित परिवारों से उनके घर जाकर मिले, उनके दुख में शामिल हुए और 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया, तो लोगों ने एक इमोशनल रिकवरी देखी। अच्छा, तो जनता ने उस हादसे को उनकी चूक, उनकी इनएक्सपीरियंस यानी अनुभवहीनता तो माना, पर उसमें उन्हें किसी भ्रष्टाचार या बैड नियति का एंगल नहीं दिखा। बिल्कुल सही। पुरानी सरकार पर गुस्सा इसलिए था क्योंकि वहां करप्शन जनता का हक मार रहा था। पर विजय की गलती को उन्होंने एक नए नेता के सीखने के सफर की दर्दनाक कीमत के रूप में देखा। और वैसे इसके तुरंत बाद एक और घटना ने इक्वेशन को पूरी तरह पलट दिया। आप जानानायक की बात कर रही हैं ना? हाँ, जब प्रशासन ने उनकी आखिरी फिल्म जानानायक की रिलीज पर रोक लगा दी तो वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया। यानी जो प्रशासन किसी फिल्म को ब्लॉक करके विजय का असर कम करना चाहता था, उसी कदम ने जनता की सहानुभूति को विजय के साथ पूरी तरह जोड़ दिया। एक फिल्म ब्लॉक होने का असर 41 मौतों के दर्द पर भारी पड़ गया, क्योंकि वहां नैरेटिव बदल गया था। वही ना, वो एक गलती करने वाले अनुभवहीन नेता से अचानक एक ऐसे विक्टिम और फाइटर में तब्दील हो गए जिसे एक ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट दबाने की कोशिश कर रहा है। और सियासत में विक्टिमहुड एक बहुत बड़ा हथियार होता है, और अनजाने में ही सही पुराने सिस्टम ने वो हथियार विजय के हाथ में थमा दिया। पर देखो, जज्बातों का असर ईवीएम मशीन तक ही रहता है। नतीजे आने के बाद तो सिर्फ मैथ्स या आंकड़े काम आते हैं। हाँ, 108 सीटें जीतना एक ऐतिहासिक कामयाबी है, पर सरकार बनाने का आंकड़ा 118 था। जब विजय ने एक दूसरी स्ट्रैटेजी के तहत अपनी एक सीट त्रिची ईस्ट छोड़ दी तो उनकी पार्टी 107 विधायकों पर सिमट गई, बहुमत के जादुई आंकड़े से पूरे 11 कदम दूर। और यहीं से 7 मई से 9 मई के बीच उस
72 घंटे लंबे संवैधानिक थ्रिलर की शुरुआत होती है। जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो संविधान में गवर्नर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। बिल्कुल। गवर्नर आर.वी. आर्लेकर ने यहाँ पर एक बहुत ही सख्त और अनकॉम्प्रोमाइजिंग रुख अपनाया। राजभवन ने ये संदेश साफ कर दिया कि सत्ता पर तैरती अफवाहों, मीडिया बयान या वर्बल आश्वासनों के आधार पर सरकार बनाने का न्योता नहीं जाएगा। यानी अगर आपको सरकार बनानी है तो टेबल पर 118 विधायकों का फिजिकल लिखित समर्थन पत्र रखना होगा। ये प्रोसेस पूरी तरह से उस कॉर्पोरेट डायनेमिक्स जैसा लग रहा था, जहां एक स्टार्टअप के पास प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मार्केट हाइप भी जबरदस्त है। पर वेंचर कैपिटलिस्ट इस केस में गवर्नर उन्हें तब तक फंडिंग या न्योता नहीं देगा जब तक ठोस टर्म शीट साइन करके सामने ना आ जाए। और उस 72 आवर के डेडलाइन के बीच लगातार टाइमर चल रहा था। ऐसे वाक्यूम के बीच मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलती है, ये भी देखने को मिला। जब एएमएमके की तरफ से एक विधायक के समर्थन का फर्जी पत्र लीक हो गया, जिसे बाद में खुद एएमएमके ने नकार दिया। हाँ, वो अलग ही की अवस्था। ऐसी हालत में जहां एक तरफ गवर्नर का स्ट्रिक्ट रुख था और दूसरी तरफ तमिलनाडु में प्रेसिडेंट्स रूल लगने का डर लगातार मंडरा रहा था, वहां इक्वेशन को बैलेंस किसने किया? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। शायद उस बैलेंस को उन्हीं छोटी पार्टियों ने लाकर खड़ा किया जिन्होंने पहले द्रविडियन गठबंधन का हिस्सा बनकर लंबे समय तक राजनीति की थी। सही पकड़ा। कांग्रेस, जिसके पास 6.5 सीटें थीं, उसने अपना लंबा साथ छोड़कर डीएमके से नाता तोड़ लिया। उसके बाद वीसीके ने अपनी 2 सीटों के साथ आकर अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया। साथ ही आईयूएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम, इन तीनों पार्टियों ने अपनी 2-2 सीटों के साथ आकर विजय का आंकड़ा 120 तक पहुंचा दिया। पर इस पूरे उलटफेर की आखिर वजह क्या थी? इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। डीएमके अपनी पुरानी ताकत पर इस कदर ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने टिकट बंटवारे में अपनी एलाइड पार्टियों को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया था। जैसे उदाहरण के लिए पिछले चुनाव में कांग्रेस को लगभग 28 सीटें मिली थीं, जिसमें से वो 18 पर जीती थीं। पर इस बार उन्हें सिर्फ 5 सीटें दी गईं। जब आप अपने ही गठबंधन को इस तरह कमजोर करते हैं तो वो पार्टियां किसी नए ताकतवर विकल्प की तलाश में वक्त नहीं लगाती। उन्होंने विजय के रूप में एक उभरती हुई ताकत को देखा और अपना वजूद बचाने, साथ ही प्रेसिडेंट रूल जैसी अस्थिरता को टालने के लिए ये प्रैग्मेटिज्म दिखाया। पर ये प्रैग्मेटिज्म अपने साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स लाकर आता है। वो कैसे? देखो, सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण चल रहा है, 9 नए टीवी के नेताओं ने शपथ ले ली है, जिसमें एस कीर्तना जैसी नेता का नाम चर्चा में है, जो 5 भाषाएं बोलती हैं और स्टेट की सबसे युवा एमएलए बनकर सामने आई हैं। ये सब नए खून की और एक नई उम्मीद की निशानियां हैं। हाँ, नई पार्टी, नए चेहरे। विजय ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले ऑर्डर्स जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी और एक अलग विमेन सेफ्टी यूनिट बनाने के फैसलों पर दस्तखत किए। पर एक सामान्य नागरिक जिसका स्टेट की इकोनॉमी से और आने वाले टैक्स बोझ से सीधा लेना देना है, वो इस नए दौर के बारे में क्या सोचेगा? ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के अपने शब्दों के अनुसार इस वक्त राज्य पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का विशाल कर्ज है। एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी खजाने का बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता हो, वहां क्या आम नागरिक के लिए ऐसी वेलफेयर पॉलिटिक्स सस्ते पड़ने वाली हैं? यही गवर्नेंस का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। कैंपेन ट्रेल्स में सेक्युलर, सोशल जस्टिस और नई राह के बड़े वादे करना और सचमुच खाली खजाने के साथ राज्य चलाना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। और तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जिसका पर कैपिटा इनकम पहले से ही काफी बेहतर है और वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस काफी ऊंचे हैं। वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसे लोक लुभावन वादे को एक क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी पॉलिसी शिफ्ट नहीं माने जा सकते। जनता को मुफ्त बिजली तो पुराने नेता भी दे रहे थे। तो टीवीके का सबसे बड़ा खतरा क्या है अब? टीवीके का सबसे बड़ा खतरा उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी वादों और उन्हें पूरा करने के आर्थिक प्लान के बीच का लंबा फासला। उन्हें लंबी अवधि के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक उत्पादकता पर ध्यान देना होगा, वरना 10 लाख करोड़ का ये कर्ज इस नए सिस्टम को वही पुरानी अर्थव्यवस्था के दलदल में ढकेल देगा जिसके विरोध में वो चुनाव जीत कर आए हैं। और इसी चर्चा से एक और दिलचस्प धागा निकलता है जो इस पूरे नई सरकार के फ्रेमवर्क को ही विरोधाभासी बना देता है। आप उस पावर डायनामिक्स वाले मुद्दे की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक तरफ चुनाव नतीजे आने के बाद टीवीके के अंदर पावर डायनामिक्स को क्लियर करते हुए विजय ने अपने केडे और समर्थकों से साफ तौर पर गरज कर कहा
कि मैं ही पावर का इकलौता सेंटर होऊंगा। उन्होंने एक मजबूत सिंगल विंडो लीडरशिप का वादा किया ताकि फैक्शनलिज्म ना हो। पर दूसरी तरफ गणित और आंकड़ों के मैदान पर उनकी ये नई चमकती सरकार पूरी तरह से अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट देने वाली पॉलिटिकल अलाइज पर निर्भर है। वही एलाइज, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, वीसीके और आईयूएमएल जैसी वही पार्टियां जो दशकों से द्रविडियन सिस्टम और डीएमके के गठबंधन का हिस्सा रही हैं। वही एलाइज जिन पर पुराने भ्रष्टाचार और एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होने का आरोप लगा था। ऐसे में एकलौता पावर सेंटर बनने का दावा और माइनॉरिटी गवर्नमेंट के उन्हीं पुराने एलाइज के दबाव को झेलने की हकीकत, इन दोनों धारों को एक नया लीडर आखिर कैसे बैलेंस करेगा? यही सियासी यथार्थवादी या प्रैग्मैटिक अप्रोच होती है, जो आदर्शवाद से बिल्कुल अलग है। सियासत आमतौर पर एक समझौता होती है। सही बात है। टीवीके ने खुद को एक फ्रेश, ऑल्टरनेटिव और इंडिपेंडेंट विचारधारा वाली पार्टी के रूप में मार्केट जरूर किया था, पर सत्ता बनाने की जरूरत उन्हें उसी पुरानी मशीनरी के पास ले आई। जब एलाइज के बिना आपकी सरकार गिर सकती है, तो चाहे या न चाहे कैबिनेट पोस्ट से लेकर पॉलिसी डिसीजंस तक में इन पुरानी पार्टियों का दबाव लगातार महसूस किया जाएगा। एक अनुभवी नेता के लिए इन अनुभवी गठबंधन पार्टियों के मैनूवर्स और उनकी डिमांड्स को नेविगेट करना एक रस्सी पर चलने जैसा होगा। ये सफर आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उन पर लगातार पुरानी द्रविडियन वाइन इन अ न्यू टीवीके बॉटल जैसा प्रेशर बिल्ड होगा। तो इस गहरी पड़ताल को सुनने के बाद एक चीज बिल्कुल सटीक तौर पर साफ हो जाती है कि थलवती विजय ने जो पॉलिटिकल मिरेकल अचीव किया है, वो हिंदुस्तानी सियासत के इतिहास में एक बेमिसाल घटना की तरह हमेशा याद रखा जाएगा। सिनेमा के सेट से उतरकर बिना किसी मजबूत पक्की विचारधारा या लंबी हिस्टोरिकल लेजिटिमेसी के सिर्फ 2 साल के वक्त में एक 60 साल पुराने पॉलिटिकल फोर्ट्रेस को तहस नहस कर देना, इसने सारी पुरानी कन्वेंशंस और इलेक्शन टेक्स्ट बुक्स को गलत साबित कर दिया है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में जब किसी एक सिस्टम से आम इंसान की उम्मीदें और उनका ट्रस्ट कांच की तरह टूट जाता है, तो लोग नए विकल्प की तलाश में पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो एक ब्लैंक कैनवस वाली नई और अनुभवहीन छवि पर भी अपने फैसले की मोहर लगाने से नहीं हिचकिचाते। ये सच में समझ और लोकतांत्रिक चेतना की बड़ी बात है। जब फ्रस्ट्रेशन चरम पर होता है, तो जनता एस्टैब्लिशमेंट को तोड़ने के लिए उस नेता के जज्बात देखती है, उसकी नीयत परखती है, ना कि उसके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। बिल्कुल, ये बदलाव बताता है कि जनता की आकांक्षाएं बदल चुकी हैं और जो पुराना तरीका दशकों तक आश्रय रहा है, अब वो वैलिड नहीं रहा। पर सफर और कहानी तो दरअसल शपथ लेने के इस दिन से असलियत में शुरू हो रही है। सही कहा। शुरुआत में हमने बात की थी उस पुराने द्रविडियन किले की जिसे विजय ने ध्वस्त कर दिया, और उस नए सिस्टम की जिसका उन्होंने लोगों से वादा किया था। पर अब जो तस्वीर सामने बनकर उभर रही है, वो थोड़ी उलझी हुई और पैराडॉक्सिकल है। एक ऐसा नेता जिसने एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने के आधार पर लोगों के जज्बात इकट्ठा किए, जिसे जनता ने सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वो पुराने भ्रष्ट और थक चुके चेहरों जैसा नहीं था। आज वही नेता उसी एस्टैब्लिशमेंट के हिस्सों लेफ्ट, कांग्रेस और वीसीके के साथ हाथ मिलाकर उनके समर्थन से सरकार चला रहा है। तो इस पूरी पड़ताल को समेटते हुए आज एक बड़ा दार्शनिक और सियासी सवाल पीछे छूट जाता है। एक पल के लिए इस मुद्दे की गहराई में झांककर सोचा जाए। जब एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नेता को उसी पुराने एस्टैब्लिशमेंट के दर्दों और उन्हीं ईंटों को जोड़कर अपनी नई सत्ता की इमारत खड़ी करनी पड़े जिसके खिलाफ उसने जंग लड़ी थी, तो क्या वो सच में आकर किसी पुराने सिस्टम को बदलता है, या फिर कुर्सी के उस दलदल में फंसकर मजबूरियों का बोझ ढोते ढोते वक्त के साथ धीरे धीरे वो खुद वही सिस्टम बनकर रह जाता है? इस उलझे हुए सवाल का साफ जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विश्लेषण के साथ।